दिल्ली सुल्तानों के केंद्रीय प्रशासन की चर्चा करूंगा। मुस्लिम राज्य की स्थापना के बाद जो दिल्ली का या हिंदुस्तान का जो मुस्लिम राज्य है वो वास्तव में धर्म आधारित राज्य था। ये एक धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं था और पूरा दिल्ली सुल्तानों का जो समय है उसमें जो प्रधानता है वो धर्म की है, क्योंकि ये लोग दारुल हरब को और दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना चाहते थे। जो इस्लाम का या इस्लाम के प्रशासन का जो उद्देश्य है कि किसी भी मुस्लिम राज्य में गैर मुसलमान का रहना जो है उचित नहीं है और उसका कोई प्रशासनिक व्यवस्था में स्थान भी नहीं है। तो इस उद्देश्य को लेकर प्रारंभिक दिल्ली सुल्तान चले और पूरी तरीके से एक बृहत्तर, अगर इस्लाम की बात करें या इस्लामिक राज्य की बात करें तो उसका प्रमुख खलीफा होता है। तो खलीफा की मान्यता लेकर हालांकि दिल्ली के सुल्तानों ने स्वतंत्र शासक के रूप में सुल्तान के पद पर कार्य किया, लेकिन विशेष रूप से उन्होंने मान्यता प्राप्त की खलीफा से, बगदाद के खलीफा से, इजिप्ट के खलीफा से मान्यता हालांकि 1258 में अंतिम खलीफा की जो मंगोल था उसने हत्या कर दी थी, लेकिन सांकेतिक रूप से जो है दिल्ली के सुल्तान खलीफा से मान्यता प्राप्त करते रहे और उससे जो है दान उपहार आदि उसको जो है भेजते रहे, क्योंकि उनको ये लगता था कि उसकी मान्यता के बगैर जो है हमारा राज्य वास्तव में एक इस्लामिक राज्य नहीं है। तो लेकिन दो ऐसे खलीजी शासक हुए हैं जिन्होंने बगदाद के खलीफा से या कैलिफ से मान्यता लेना आवश्यक नहीं समझा था। अलाउद्दीन खलजी, हालांकि वो सिद्धांततः जो है धर्म की बात बीच बीच में ले आता था, लेकिन कहीं न कहीं उसका जो राज्य था वो पूर्णतः एक तरीके से पंथ निरपेक्ष राज्य बनने की प्रक्रिया में था। जो इतिहासकार मानते हैं कि अगर वो देश अलाउद्दीन खलजी के रास्ते पे चला होता तो निश्चित रूप से एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना तभी हो गई होती। तो दो, अलाउद्दीन खलजी और उसका दूसरा कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खलजी, उसका जो उत्तराधिकारी है, दो ऐसे अपवाद हैं जिन्होंने खलीफा की मान्यता लेना आवश्यक नहीं समझा और बृहत्तर इस्लाम की परिकल्पना को कहीं न कहीं जो कॉन्सेप्ट है उसको कहीं न कहीं चुनौती दी। लेकिन जो संपूर्ण बाकी दिल्ली के शासक हैं वो उनका मुख्य लक्ष्य था कि दारुल हरब को दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना और किसी गैर मुसलमान का उस राज्य में कोई स्थान नहीं था। सुल्तान राज्य के केंद्र में था, मुख्य व्यक्ति जो है राज्य का सर्वप्रमुख व्यक्ति प्रमुख जो है सुल्तान था और वो मिल्लत द्वारा निर्देशित, यानी कि मिल्लत जो है जनता द्वारा निर्देशित व्यक्ति होता था। हालांकि मिल्लत जैसे वोटिंग जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी। वो लोग कहते हैं, मानते हैं, इस्लाम मानता है कि शासन का, सुल्तान का निर्वाचन होना चाहिए शासक का, लेकिन ये सब तो नहीं हो पाता था। लेकिन दरबारी गुठी या बड़े जो संभ्रांत व्यक्ति हैं, जो विद्वान है, उलेमा है, उन्हीं द्वारा जो है विहित व्यक्ति सुल्तान के पद पर आसीन होता था। ईश्वर का प्रतिनिधि था, वास्तव में इस धरती पर ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में वो कार्य करता है। बलबन कहता ही है, बलबन एक त्रिकोण की बात करता है, अल्लाह सुल्तान और प्रजा, तो उसके बीच में एक त्रिकोण बनाता है। तो कहता है, जिल्ले इलाह शब्द का प्रयोग करता है कि इस धरती पर शासक सुल्तान ईश्वर की प्रतिछाया है, प्रतिनिधि है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अल्लाह है। यही प्रमुख कार्यपालिका है, सुल्तान ही प्रमुख कार्यपालिका है। सर्वोच्च न्यायाधिकारी भी यही है, यानी कि धर्म के अलावा धर्म के संबंध में या किसी भी न्याय व्यवस्था में, यानी सुप्रीम कोर्ट यही है। अंतिम निर्णय का अधिकार सुल्तान को ही है। अपनी सेनाओं का प्रधान सेनापति भी यही है, कमांडर इन चीफ यही है, यानी थल जल वायु सेना। अगर वर्तमान युग की बात करें तो सारे सेनाओं का, जैसे राष्ट्रपति की स्थिति, सारे सेनाओं का प्रमुख भी वही है, धार्मिक प्रमुख भी वही है और निरंकुश है, किसी पर उसका अंकुश नहीं है। उसके बाद का पद जो है वजीर का है। सुल्तान के जस्ट सेकंड पोजीशन पर दिल्ली प्रशासन में, दिल्ली सुल्तानों के प्रशासन में वजीर का पद था। वजीर इज इक्विवेलेंट टू प्राइम मिनिस्टर, वो प्रधानमंत्री के तरह था, जिसे प्राइम मिनिस्टर का जो अधिकार होता है, जो कार्य क्षेत्र होता है, उसकी तरह कार्य करता था। और जनता और प्रधानमंत्री के बीच में एक संवाद होता था जो कहीं न कहीं सीधे सुल्तान से जुड़ता था। और कभी कभी कई बार ऐसा हुआ कि प्रधानमंत्री और सुल्तान के बीच में एक पद और हुआ करता था। जैसे नासिरुद्दीन महमूद के समय में बलबन नाइब ए मुवालिक था, वो वजीर और सुल्तान के बीच का पद था। असिस्टेंट ऑफ द स्टेट, यानी नाइब था, राज्य का सहायक था। तो यह पद हुआ करता था, लेकिन एक दो बार इसे उदाहरण दिए जाते हैं, बाकी सेकंड पोजीशन में वजीर ही था। और फिर अन्य मंत्रियों में 5-6 मंत्री को वजीर को लेते हुए 5, कभी 6, कभी 7 इस तरीके से मिनिस्टर थे। एक पद था दीवाने आरिज का,
यानी आरिज ममालिक, इसको कहते थे सेना मंत्री। जो रक्षा मंत्री का पद होता है, इसका कार्य था सेनाओं की भर्ती, घोड़ों को की व्यवस्था करना, सेना के खर्च को व्यवस्थित करना और सैनिकों का वेतन भत्ता इत्यादि का की व्यवस्था करना। तो सेना मंत्री बिल्कुल रक्षा मंत्री की तरह कार्य करता था। ये आमतौर पर सैन्य अभियानों का नेतृत्व नहीं करता था, यानी सेनापतित्व का कार्य इसके ऊपर नहीं था। ये केवल जो है लिखा पढ़ी का कार्य और जो है ऑफिशियल कार्य करने के लिए होता था। फिर एक पद था दीवाने इंशा का, ये कह सकते हैं शाही पत्र व्यवहार का, यानी करस्पॉन्डेंस का कार्य ये करता था। शाही एक राज्य से दूसरे देश में पत्र व्यवहार करना हो तो एक उसकी नीचे पूरी एक टीम होती थी जो ये जो है सुंदर लिखावट के साथ जो है पत्र व्यवहार किया जाता था। उसको लिखने की चूंकि प्रिंटिंग प्रेस या टाइप मशीन जैसी कोई बात नहीं थी, तो अच्छे ढंग से पत्र व्यवहार कूटनीतिक संबंध स्थापित करने का दायित्व दीवाने इंशा पे था। दूसरा मंत्री होता था एक दीवाने रसालात, जिसे आप मान सकते हैं विदेश मंत्री। वैदेशिक संबंध, दूसरे देशों के साथ, पड़ोसी देशों के साथ डायलॉग स्थापित करना, वैदेशिक संबंध स्थापित करना। फिर दो पद और थे, मंत्री ही कह सकते हैं उनको, सद्रुस सुदूर और दीवाने कजा। ये धर्मस्व के, न्याय विभाग के, इस्लामिक नियमों को मनवाना इन मंत्रियों का कार्य था। सद्रुस सुदूर का, इस्लाम में आम मुसलमान किस तरीके से इस्लामिक नियमों को मान रहा है, 5 वक्त नमाज पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है, रोजा रखता है कि नहीं रखता है, ये सब ध्यान देने का कार्य सद्रुस सुदूर का था। दीवाने कजा का भी कार्य से मिलता जुलता था। मुख्य काजी जो है न्याय विभाग का अध्यक्ष था। तो ये 5-6 मंत्री होते थे। फिर इसके बाद इनकी स्थिति आप ये समझें कि मंत्रिमंडल का कोई कभी बैठक नहीं होती थी कि मंत्रिमंडल की बैठक हुई, कोई निर्णय लिया। जिसको चाहा सुल्तान ने बुलवा लिया, चूंकि सुल्तान एक तरीके से निरंकुश था, उस पर वो केवल जो है उसके मिनिस्टर्स भी एक सलाहकार की तरह होते थे। इसके अलावा भी एक टीम थी उस पर, मजलिस खलवत कहते थे, जो अलग अलग मामलों में बड़ी संख्या में मजलिस खलवत में लोग होते तो सुल्तान को सलाह देते थे, उसको जहां आवश्यकता होती थी वहां बताते थे कैसे क्या करना है। तो वो भी आप कह सकते हैं कि मंत्रियों की स्थिति में थे, मजलिस खलवत के सदस्य भी। फिर बरीद मुमालिक हुआ करते थे, डाक और गुप्तचर विभाग का जो प्रभारी था बरीद मुमालिक कहा जाता था। ऐसे ही जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने एक विभाग स्थापित किया था दीवाने अमीर कोही का, कृषि विभाग की स्थापना की थी। तो दीवाने अमीर कोही का कार्य कृषि मंत्री की तरह था। खेती के संबंध में पैदावार कहाँ अच्छी हो रही, कहाँ खराब हो रही, कैसे पैदावार बढ़ानी है, कैसे किसानों को सपोर्ट करना है, ये सब कार्य करते थे। दीवाने मुस्तखराज एक पद था जो कलेक्टर से और किसानों से बकाया वसूल करता था, ये कार्य उसका था। 2 और मंत्री जैसे ही पद थे, सारे जहांदार, जो शाही अंगरक्षकों का जो प्रमुख होता था उसे सारे जहांदार कहते थे। और दूसरा पद जो कि बहुत बड़ा एक तरीके से आप कहते थे, फिरोज शाह ने इसको स्थापित किया था, दीवाने बंदागान, क्योंकि उसके समय में गुलामों की संख्या बहुत बड़ी हो गई थी। कहते हैं कि 1,80,000 गुलाम थे और 40,000 गुलाम केवल दरबार में, महलों में काम करते थे। तो उनको व्यवस्थित करने के लिए, उनकी व्यवस्था करने के लिए दीवाने बंदागान की चर्चा की जाती है कि ये एक पद था। कुल मिला के दिल्ली सुल्तानों के पूरे कार्यविधि पर अगर आप ध्यान दें और उसके प्रशासन पर ध्यान दें तो वास्तव में एक निर्माण, एक व्यवस्था का निर्माण हो रहा था, जिसका वास्तव में सही रूप दिखाई पड़ता है मुगलों के समय में। एक विपरीत विचारधारा और विपरीत जो है धर्म के अनुयायियों के बीच प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करना, वो भी धर्म आधारित राज्य के रूप में स्थापित करना, एक बहुत कठिन कार्य था। तो सब कुछ अव्यवस्थित जैसा था, कोई अब निश्चित व्यवस्था नहीं कर सकते हैं कि कोई एक ऐसा नेटवर्क रहा हो, एक निश्चित कार्य सबके रहे हो और उस कार्य के अनुरूप सारे शासकों के समय में कार्य करते रहे हों। क्योंकि आपने देखा है कि 5-5 राजवंशों ने शासन किया और वो भी अव्यवस्थित रहा, तो वो व्यवस्था पूरी तरीके से नहीं बन पाई। लेकिन हम जानते हैं कि कहीं ना कहीं इतिहास एक जो है आगे बढ़ने की प्रक्रिया है और संपूर्ण दिल्ली सुल्तानों के बाद जो दूसरा मुस्लिम राज्य है मुगलों का, उसमें भी आप अफगानों का समय कह सकते हैं। शेर शाह सूरी का जो समय 1540-45 का 5 वर्षों में इसने एक व्यवस्थित भू राजस्व नीति, भू राजस्व प्रशासन, केंद्रीय प्रशासन ये 5 वर्षों में स्थापित किया, जिसको आगे बढ़ाने का कार्य अकबर ने 1556 से लेकर अपने कार्यकाल लगभग 50 वर्षों के कार्यकाल में उसने ये कार्य पूरा किया। 1605 तक जो कार्य
किया उसने, उसमें कह सकते हैं कि अकबर ने उस सारी बातों का लाभ उठाया अपने प्रशासन को, अपने राजस्व प्रशासन को, अपने भू राजस्व प्रशासन को स्थापित करने में। तो दिल्ली सुल्तानों का जो समय है केंद्रीय प्रशासन का, वास्तव में एक तरीके से पूर्वाभ्यास है मुगलों की शासन व्यवस्था को स्थायित्व देने के लिए। बस